नमस्कार मित्रों, इस लालित यूट्यूब चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। आज का विषय है नागार्जुन का काव्य। नागार्जुन हिंदी के एक बड़े कवि हैं। नेट के पाठ्यक्रम में इनकी कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ कविताएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त एमए के पाठ्यक्रम में और बीए के पाठ्यक्रम में भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में इन्हें पढ़ाया जाता है। आज नागार्जुन के संक्षिप्त व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं की विशेषताओं के विषय में यहाँ हम बातचीत करेंगे। नागार्जुन हिंदी के प्रगतिशील रचनाकारों में महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति एक कवि एवं कथाकार के रूप में है। इनका जन्म इनके ननिहाल सतलखा, पोस्ट मधुबनी, जिला दरभंगा, बिहार में हुआ था। जन्मतिथि निश्चित न होने के कारण नानी के साक्ष्य से माना जाता है कि सन 1911 के जून के महीने में पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। इनका घरेलू नाम वैद्यनाथ मिश्र था। मैथिली में ये यात्री उपनाम से लिखते थे। इनकी रचनाओं में मार्क्सवादी चेतना भी है और उनमें मिथिला जनपद की गंध भी समाई हुई है। राहुल सांकृत्यायन की तरह इन्हें भी यात्रा करने का बहुत शौक था। सिंघल में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर ये नागार्जुन बन गए। स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शिक्षा इन्होंने ग्रहण नहीं की। फिर भी संस्कृत पढ़ने के लिए कुछ दिन काशी में अवश्य निवास किया। संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, तिब्बती, मराठी, गुजराती, बंगाली और सिंधी आदि अनेक भाषाओं के ये जानकार थे। नागार्जुन बराबर राजनीतिक आंदोलनों में भी शरीक होते रहे। इन्हें जेल भी जाना पड़ा है। यद्यपि ये मार्क्सवादी चेतना के रचनाकार हैं, तो भी गांधी जी के प्रति इनके मन में श्रद्धा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी इनका पत्र व्यवहार था। 1948 में पहली बार नागार्जुन पर दमा का हमला हुआ और फिर ठीक से इलाज न कराने के कारण आजीवन वह इससे पीड़ित होते रहे। 2 पुत्रियों एवं 4 पुत्रों से भरे पूरे परिवार वाले नागार्जुन अपना गार्हस्थ जीवन ठीक से नहीं निभा पाए। 5 नवंबर 1998 को इनका निधन हुआ। नागार्जुन की पहली प्रकाशित रचना एक मैथिली कविता थी, जो 1929 में लहरिया सराय दरभंगा से प्रकाशित मिथिला नामक पत्रिका में छपी थी। उनकी हिंदी की पहली कविता राम के प्रति थी, जो 1934 में लाहौर से निकलने वाले साप्ताहिक विश्वबंधु में छपी थी। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, 1000 बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्न गर्भ, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, इत्यादि नागार्जुन के अनेक कविता संग्रह हैं। भस्मांकुर और भूमिजा उनके प्रबंध काव्य हैं। नागार्जुन जी साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान और राहुल सांकृत्यायन पुरस्कारों से भी पुरस्कृत हुए। यद्यपि नागार्जुन जी ने दर्जनों उपन्यास लिखे हैं, कई कहानियां लिखी हैं, लेकिन यहाँ आज चर्चा में उनके काव्य को लिया जा रहा है। ये मूलतः प्रगतिशील चेतना के रचनाकार हैं। अपनी काव्य यात्रा में विभिन्न वैचारिक स्थितियों से गुजरते हैं, फिर भी उनकी हमदर्दी सर्वहारा वर्ग के प्रति सदा बनी रहती है। वे गांव के परिवेश और वहाँ की संस्कृति में, वहाँ की सभ्यता में पले बढ़े हैं। अतः गांवों का भदेसपन, ग्रामीण परंपरा और प्राकृतिक प्रतीकात्मकता उनके काव्य में स्थान स्थान पर देखी जा सकती है। नागार्जुन की कविता की विशेषताओं, उनकी प्रवृत्तियों और उनकी कविता में निहित सौंदर्य पर भी
संक्षेप में विचार करना प्रासंगिक होगा। काव्य में शोषक वर्ग के प्रति विद्रोह की भावना इन्होंने सर्वत्र अभिव्यंजित की है। अपनी कविताओं में शोषक वर्ग के प्रति संघर्ष और विद्रोह की आवाज इन्होंने उठाई है। एक जगह वह लिखते भी हैं, शोषक और तानाशाही शक्तियों के खिलाफ जनमत तैयार करना मेरा पहला काम हो जाता है। संघर्ष के लिए जो प्रतीक मुखरित होते हैं उन्हें उभारता हूं ताकि रग रग में माहौल पैदा हो जाए। ये शोषक और शोषित के बीच विकसित संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। इनकी एक कविता है, वह कौन था। इस कविता में इन्होंने शोषकों के हाथों में फंसी जनता का हूबहू चित्र खींचा है। आम आदमी द्वारा किए गए मुक्ति के प्रयास को पूंजीपति वर्ग उपद्रव कहता है। ये लिखते हैं, आज बंधन मोक्ष के त्योहार का आरंभ होता, उपद्रव उत्पात कहकर कुबेरों का वर्ग रोता है। शोषितों एवं सर्वहारा के प्रति सहानुभूति इनकी कविताओं में सर्वत्र देखी जा सकती है। नागार्जुन ने प्रगतिशील चेतना को सही एवं रागात्मक स्वरूप प्रदान किया है। नागार्जुन का झुकाव उस जनजीवन की ओर है जो विषम परिस्थितियों में दम तोड़ रहा है, जो लगातार अभावों एवं परेशानियों से मुकाबला कर रहा है, जो पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा, जो एक तरह से विषम परिस्थितियों में दम तोड़ रहा है जनजीवन, जो लगातार अभावों एवं परेशानियों से मुकाबला कर रहा है, जो पूंजीवादी व्यवस्था चरमरा रही है, जो महंगाई, भुखमरी और बेकारी से जूझ रहा है, उस सर्वहारा वर्ग को का चित्रण इनकी कविताओं में स्थान पाता है। उनकी कविता सर्वहारा वर्ग को सलाह भी देती है। भूखों मरते हो बच्चे तो यूं ही मत रह जाओ, आते सूख रही हो तो आंसू मत वृथा बहाओ, हाथ पैर वाले हो ना कायर नहीं कहाओ, कीड़े और मकोड़ों जैसे यूं मत प्राण गंवाओ। नागार्जुन ने अपने चारों ओर गरीबी, अपमान, दैन्य और विषमता को देखा है। इसीलिए अमन या शांति की कविता न लिखना उनकी व्यवस्था है। वे कहते भी हैं, कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूँ पुस्त पुस्त की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी खुरदरी जीभ सी मेरी लहू चाटती आई, मैं ना अकेला मुझ जैसे तो लाख लाख हैं, कोटि कोटि हैं। नागार्जुन की एक प्रसिद्ध कविता है प्रेत का बयान। इस कविता में प्राइमरी स्कूल के मास्टर की व्यथा का कारुणिक चित्र अंकित किया है, जो कम वेतन पाता है। भूख या क्षुधा नाम हो जिसका, ऐसी किसी व्याधि का पता नहीं हमको, सावधान महाराज नाम नहीं लीजिएगा हमारे समक्ष फिर कभी भूख का। शोषित एवं सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति के साथ साथ इनकी कविता में यथार्थ की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कविता में मजदूरों, कुलियों, किसानों, नारियों, नेताओं, अफसरों आदि का यथार्थ चित्रांकन हुआ है। कृषि प्रधान देश में किसानों की दुर्दशा देखकर वे लिखते हैं, नहीं भूमि में कण भर भी दाना उपजा जाते हैं, पिछला कर्ज चुका न सके साहू की झिड़की खाते हैं, उतना ही फंसते अपने को जितना अधिक बचाते हैं, भूखे रहकर आधा खाकर दिन पर दिन दुबराते हैं। कुली और मजदूरों के संघर्षपूर्ण जीवन को इस तरह प्रस्तुत करते हैं। कुली मजदूर हैं, बोझा ढोते हैं, खींचते हैं ठेला, धूल धुआं भाप से पड़ता है साब का, थके मांदे जहां तहां हो जाते हैं ढेर, सपने में भी सुनते हैं धरती की धड़कन। नागार्जुन यथार्थ का चित्र खींचते हुए उसमें व्यंग्यात्मकता का पुट देते हैं, तो वह कविता और भी प्रभावी हो जाती है। अकाल और उसके बाद कविता की पंक्तियां देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। कितना यथार्थ चित्रांकन है। घर में अनाज नहीं है, खाना बन नहीं रहा है,
इसलिए जो जीव जंतु हैं वो भी अकाल के कारण भूख का शिकार हो रहे हैं। कुतिया पास में है लेकिन भूखी है, छिपकलियों की गश्त बंद हो गई है, चूहों की हालत भी शिकस्त हो गई है। इसके साथ साथ इनकी कविताओं में जनपद या आंचलिकता का चित्रण भी बहुत खूबसूरती के साथ में हुआ है। नागार्जुन जब अपने अंचल विशेष की संस्कृति, वहाँ के रंग ढंग का चित्रण करते हैं तो उसमें रागात्मकता का तत्व अधिक सक्रिय हो जाता है। ऐसी कविताओं में स्मृति चित्र, प्रवासजन्य स्मृतियाँ, जनपद की पाठशालाओं की दुर्दशा आदि विषयों को लिया गया है। सिंदूर तिलकित भाल उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, जिसमें वे अपनी पत्नी को याद करते हैं, परंतु स्वजनों के साथ। याद आते स्वजन, जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृत विहंगम की कभी थकने न देती पाँख। याद आता वह मुझे अपना तरौनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम। जनपद के हृदय की धड़कन उनकी कविता में जहाँ कहीं भी मिलती है, संवेदना के स्तर पर पहुँच जाती है। उसमें यथार्थ की जीवंतता होती है और व्यंग्यात्मकता भी। गांव की पाठशाला का चित्र बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। गांव में बहुत लंबा समय इन्होंने बिताया, घूमने के बेहद शौकीन थे, इसलिए प्रकृति ने इनको बहुत प्रभावित किया है। इनकी कविताओं में प्रकृति का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। इसलिए नागार्जुन के काव्य संसार का एक बहुत बड़ा भाग अनूठे प्रकृति चित्रों से सजा हुआ है। इनसे कविता की गहरी इंद्रियता और सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि का एहसास होता है। वर्षा और बादल पर इतनी अधिक कविताएं निराला के बाद नागार्जुन ने ही लिखी हैं। उनकी सुप्रसिद्ध कविता बादल को घिरते देखा है की कुछ पंक्तियां देखें। अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। बर्फ पड़ी है ऋतु संधि, मेघ बजे घन कुरंग, फूले कदम्ब आदि अनगिनत कविताओं में प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को चित्रित किया गया है। इनमें ग्राम्य संस्कृति भी है और जन चेतना भी है। व्यंग्यात्मकता नागार्जुन के काव्य की एक बड़ी विशेषता है। जनता तक अपनी भावनाओं को संप्रेषित करने और उसे प्रशिक्षण देने के लिए वे व्यंग्य का प्रयोग करते हैं। वे आज की व्यवस्था पर प्रहार करते हैं। इस प्रहार में वहां पर धार ज्यादा आती है जहां आवेश संयत होकर व्यंग्य का रूप लेता है। भारत में ब्रिटेन की रानी के आगमन पर स्वागत की धूमधाम देखकर नागार्जुन ने कहा कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही हुई है राय जवाहरलाल की। तुम मुस्कान लुटाती जाओ, तुम वरदान लुटाती जाओ, आओ जी चांदी के पथ पर, आओ जी कंचन के रथ पर, नजर बिछी है एक एक दिगपाल की, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी। नागार्जुन के ज्यादातर व्यंग्य तो राजनीतिक हैं। वे अपने व्यंग्यों की तटस्थ दृष्टा के रूप में सामने आते हैं। उनकी एक कविता है राम राज्य, जो 1949 में रची गई थी। इसमें तत्कालीन राजनीतिक दशा और दिशा का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, गांव गांव की, शहर शहर की, जिले जिले की, सूबों की, कांग्रेस के अंदर घुस आए जितने भी अत्याचारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई, बाहर खद्दरधारी हैं। नागार्जुन की व्यंग्यात्मकता का उल्लेख करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं, व्यंग्य की इस विदग्धता ने नागार्जुन की अनेक तात्कालिक कविताओं को कालजयी बना दिया है, जिसके कारण वे कभी बासी नहीं हुई हैं और अब भी तात्कालिक बनी हुई हैं। नागार्जुन की काव्य भाषा के विविध रंग रूप हैं। उन्हें हिंदी के साथ कई भाषाओं का ज्ञान है। शायद यही कारण है कि इनकी शब्द संपदा अतुलनीय है। उनकी चहलकदमी देशी विदेशी भाषाओं के संसार में चला करती है।
एक ही कविता में कई भाषाओं के शब्दों की योजना कर देना उनका स्वभाव है। उनकी एक कविता जैत नखरंजनी में शब्द प्रयोगों की झलक देखें। सामने आकर रुक गई चमचमाती कार, बाहर निकली वार्षिक सज्जा युवतियाँ, चमक उठी गुलाबी धूप में तनकी चंपई कांति, तिकोने नाखूनों वाली उंगलियां, सुर्ख नेल पालिश, कीमती रिस्ट वॉच, अंगूठियों के नग, कानों के मणिपुष्प, किंचित कपचे हुए नील कुंतल, तरल त्वरित गति थी, ललित थी भंगिमा। करीब के पार्टी कैंप तक जाकर पूछ ली अपनी क्रम संख्या। ठमक गए सहसा बेचारियों के पैर, हाय इतने सुंदर हाथ हो जाएंगे दागी। भड़क उठा परिमार्जित रुचिबोध, छी कौन लगवाए काला निशान। इस प्रकार वह युवतियाँ बिना मतदान किए हुए ही वापस चली जाती हैं। अब इस कविता में संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, देशज सभी स्रोतों के शब्दों का प्रयोग नागार्जुन ने साहसता के साथ किया है। कविता को सुंदर, प्रभावी एवं संप्रेषण युक्त बनाने के लिए उन्होंने अलंकारों, प्रतीकों और बिंबों का प्रयोग किया है। नागार्जुन की गिनती न तो प्रयोगशील कवियों के संदर्भ में की जाती है, न नई कविता के प्रसंग में। फिर भी कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग अकेले नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किए हों। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे, और नाटकीयता में तो वे लाजवाब ही हैं। उनकी जैसी सीधे छंदों में है वैसा ही अधिकतर बेछंद या मुक्त छंद की कविता पर। उनकी बात करने के हजार ढंग हैं, और भाषा में भी ठेठ शब्दों से लेकर संस्कृत की संस्कारी पदावली तक इतने स्तर हैं कि कोई भी अभिभूत हो सकता है। तुलसीदास और निराला के बाद कविता में हिंदी भाषा की विविधता और समृद्धि का ऐसा सृजनात्मक संयोग नागार्जुन में ही दिखाई देता है। वैसे नागार्जुन में ऊबड़ खाबड़पन भी कम नहीं है, और इसके कारण कवि कोविदों के बीच उन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त होने में बहुत विलंब लगा। किंतु भाव स्थिर और सुर सध जाने पर ऐसी ढली ढलाई कविता निकली है कि बड़े से बड़े कवि को भी ईर्ष्या हो जाती है। नागार्जुन सच्चे अर्थों में स्वाधीन भारत के प्रतिनिधि जनकवि हैं। तो इस तरह नागार्जुन के जीवन का और इनकी काव्य रचनाओं का एक संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। अगले विषय के साथ पुनः मिलते हैं।